दोस्तों अब जब यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 का कंडक्ट हो चुका है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो पहले अपनी एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की प्रिपरेशन को प्रोक्रेस्टिनेट करके बैठे होंगे कि हम प्रीलिम्स के बाद इस प्रिपरेशन को पिक करेंगे, उनके मन में भी डाउट होगा कि हम किस तरीके से अपनी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन को अफेक्ट किए बिना एपीएफसी और एग्जाम के लिए भी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे अपने प्लान ए को जो है डाइल्यूट नहीं करना चाहेंगे, उससे अपना फोकस शिफ्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन में काफी टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं। बट सवाल ये भी है कि भाई एपीएफसी और ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो कैसे दोनों एग्जाम्स को एक साथ मैनेज करें, किस तरह का हमारा प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, किस तरीके से अगले 4 महीने में हम खुद को एग्जाम रेडी कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। मैं आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल प्लान शेयर करूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके का आपका डिवाइस जो है शेड्यूल होना चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से दोनों एग्जाम्स को एक साथ मैनेज करके चलें और अपने दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के जो चांसेस हैं उनको इंक्रीज कर सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग हमारे एपीएफसी और एग्जाम के कोर्सेज का एक डेमो लेना चाहते हैं, अगर आपको डाउट है कि भाई मुझे चेक करवा दो कि आपने किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स के कंटेंट को कवर किया है, क्या क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो और क्या स्ट्रक्चर है आपके कोर्स का, तो आप हमारा एक ₹1 डेमो कोर्स है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स का जो लिंक है एनरोल करने का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों ये कोर्स आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि हमने किस कंपोनेंट को किस तरीके से कवर किया है, स्पेशली उन कंपोनेंट्स को जो आप सीएससी एग्जाम की तैयारी में प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है। तो इस वीडियो का एजेंडा बहुत सिंपल है कि भाई व्हाट इज द स्टेटस ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ 2026 नोटिफिकेशन। क्योंकि जो सदमा आप लोगों को इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में दिया है, उसके बाद अगला सवाल यही आता है, क्या कोई और एग्जाम है जो मैं सीएससी प्रिपरेशन से टारगेट कर सकता हूं, अगर है तो बताओ कब आ रहा है। तो हम पहले एपीएफसी एग्जाम का स्टेटस चेक करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए, कितने घंटे आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन को डिवोट करने चाहिए, और आपका अगले 120 दिनों का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, और किस सब्जेक्ट में आपने कितना टाइम एलोकेट करना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वन बाय वन प्रोसीड करते हैं। देखो अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ द नोटिफिकेशन, तो यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम 2026 साइकिल के लिए करंट स्टेटस ये है कि ईपीएफओ की तरफ से 80 वैकेंसीज ऑफ एपीएफसी, 80 असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसीज एंड 311 इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं, इनकी रिक्वेस्ट यूपीएससी को चली गई है। मतलब यूपीएससी को बोल दिया गया है कि भाई आप इतनी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज करके एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए। और यूपीएससी ने अपनी आरटी रिप्लाई में ये मान भी लिया है कि भाई हाँ, मुझे 311 ईओ वैकेंसीज और 80 एपीएफसी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन की जो रिक्वेजिशन है वो यूपीएससी को रिसीव हो गई है फ्रॉम ईपीएफओ, और इसकी जो नोटिफिकेशन है हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में रिलीज कर सकते हैं। बट अभी हम गारंटी नहीं दे सकते कि कब नोटिफिकेशन आएगी। बट दोस्तों बेस्ड ऑन दी 2025 एंड 2023 साइकिल, हम जब भी रिक्वेशन जाती है उसके बाद जब पीरियड कैलकुलेट करते हैं कि भाई नोटिफिकेशन कितने दिनों में आ गई, तो लगभग 4 महीने बाद हमें नोटिफिकेशन रिलीज देखने को मिलती है फ्रॉम दी जो है सेंडिंग ऑफ रिक्वेशन फ्रॉम ईपीएफओ टू यूपीएससी। तो अगर हम 4 महीने का टाइम कैलकुलेट करें तो जो नोटिफिकेशन है अप्रैल में अगर गई है, मार्च स्टार्टिंग में अगर गई है, तो आप लोगों को जून एंड या फिर जुलाई में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और एज पर यूपीएससी कैलेंडर एग्जाम दिसंबर 2026 में हो सकता है। तो आपके पास लगभग इस टाइम पर 6 से 7 महीने हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, विच अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने यूपीएससी सीएससी एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रखी है तो यू कैन डू दिस प्रिपरेशन वेरी वेल। किस तरीके से कर सकते हैं हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सर अगर आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो आपको क्लैरिटी ये लेकर आनी है कि अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके हैं एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट प्रिपरेशन कि हाँ सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी हो गई है, तो उस प्रिपरेशन को एज सच यहाँ पर यूटिलाइज करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, आपने स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री पढ़ ली है, आपने नितिन सिंघानी से आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया है, आपने इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के लेक्चर या फिर रमेश सिंह की बुक फॉलो कर रखी है, आप एनवायरमेंट शंकर आईए से पढ़ रहे हैं, आप जो है करंट अफेयर विजन आईएएस की मैगजीन या फिर किसी भी मैगजीन से पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर की यूपीएससी मैगजीन से, और आप जो है क्वांट और रीजनिंग भी सीसेट के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आप सेम प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, सेम चीजों को रिवाइज करिए, क्योंकि वो प्रिपरेशन के लिए आपको अलग से कोई एक्शन प्लान नहीं बनाने की जरूरत है। हाँ ये जरूर कहूंगा कि उसके लिए आपको रिवीजन और प्रैक्टिस का प्लान जरूर बनाना पड़ेगा, बट कंटेंट कवरेज का कोई प्लान नहीं बनाना पड़ेगा। आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, वो प्रिपरेशन आपको एज सच यहाँ पर यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो वो आपकी प्रिपरेशन में सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस के स्कोप के थ्रू होनी चाहिए, कंटेंट कवरेज की उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी बात कि स्पेशल कंपोनेंट में आपको स्पेशली फोकस करना है, क्योंकि स्पेशल कंपोनेंट्स प्रिपेयर किए बिना आप ये एग्जाम क्वालिफाई करने का जो अपना ड्रीम है उसको पूरा नहीं कर सकते। तो स्पेशल कंपोनेंट से एग्जाम में लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 1/3 पेपर वहां से आता है, और जैसे जैसे पेपर टफ होता जा रहा है, ठीक है, कट ऑफ इंक्रीज होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो स्पेशल कंपोनेंट्स बहुत जरूरी है प्रिपेयर करने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले तो बताना चाहूंगा कि आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए।
ये इसका आंसर ये है कि अगर आप ऑलरेडी यूपीएससी में अपने स्पेशल जो कंपोनेंट्स प्रिपेयर कर चुके हैं, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, अगर आप उनके नोट्स बना चुके हैं तो वही नोट्स यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे। और जो स्पेशल कंपोनेंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उनके नोट्स आप लोगों को बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि वो लास्ट मिनट रिवीजन पे बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन पे आप दोबारा से सारी वीडियो, सारे नोट्स या फिर पूरी बुक जो है नहीं रिवाइज कर पाएंगे, आपको नोट्स को ही लास्ट में फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों एक और डाउट बच्चे का ये आता है कि अगर मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे उसके कंपैरिजन में यहाँ का लेवल कैसा देखने को मिलेगा। देखो, अगर मैं जीएस कंपोनेंट की या फिर क्यूआरई कंपोनेंट की बात करूं तो जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूपीएससी एग्जाम देखने को मिलेगा। मतलब अगर यूपीएससी एग्जाम जो है 20 का लेवल है तो ये 19.5 है, उससे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर कम नहीं है। मतलब पेपर टफनेस में जीएस एंड सीसेट में, क्यूआरई में काफी अच्छा रहेगा। स्पेशल कंपोनेंट्स थोड़ा सा स्कोरिंग पोटेंशियल ज्यादा रखते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है और वो बहुत स्टैटिक है, तो वहां पर डायनेमिक भी जो है पोर्शन नहीं आता है। तो एग्जाम लेवल अगर यूपीएससी 21 है तो आप इसको 19.5 या फिर ऑलमोस्ट 20 मान के चलिए। इट इज गुड इनफ एग्जाम, काफी आपकी जो है परीक्षा लेने वाला है। डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन कितनी चाहिए, जो भी कंपोनेंट आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर यूपीएससी की जो अल्टीमेट रिक्वायरमेंट होती है कि भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि बुकिश पेपर नहीं आने वाला है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसा पेपर यहां से देख के सॉल्व हो जाएगा। कोई भी कोर्स, कोई भी बुक उस एग्जाम की अल्टीमेट रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती है। तो वहां पर जो कंटेंट पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो वहां पर डेप्थ अगर अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेबस एंड पीवाईक्यूज पे ही आपको जो है बने रहना है। और यहाँ पर अगर मैं बेस्ट कंपोनेंट्स की बात करूँ तो एपीएफसी न्यू एग्जाम के जीएस कंपोनेंट्स के लिए आप यूपीएससी वाला कंटेंट ही फॉलो करते रहिए, क्यूआरई के लिए भी आप अपना सोर्स ही फॉलो करते रहिए, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स के लिए आपको बुक फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा और आपको ये बताता रहूंगा कि आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं प्रिपरेशन प्लान की। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि मैं उसको डिवोट करूं, डाइल्यूट करूं, मैं उसको जो है अपना फोकस शिफ्ट करूं, तो आपको अपनी दिन की मैक्सिमम टाइमिंग यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन पे ही लगानी है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करना चाहें तो 3 शिफ्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली शिफ्ट जहां पर आप एपीएफसी और यूपीएससी दोनों के जो कॉमन एग्जाम है उनको, पहले यूपीएससी के यूनिक एग्जाम को आप टारगेट करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एथिक्स सिर्फ यूपीएससी में आता है, इंटरनल सिक्योरिटी सिर्फ यूपीएससी में आता है, एनवायरमेंट सिर्फ यूपीएससी में आता है, ज्योग्राफी सिर्फ यूपीएससी में आता है। इसके साथ साथ आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, सोशल इश्यूज, देन वर्ल्ड हिस्ट्री, ये टॉपिक्स आपको सिर्फ यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। तो आप अपने दिन का मैक्सिमम टाइम, लगभग 3 से 4 घंटे, जो कंपोनेंट सिर्फ यूपीएससी में आते हैं उन्हीं को डिवोट करिए, जो आपने जो है एक प्लान के थ्रू बना रखा है कि यार ये कंपोनेंट मुझे प्रिपेयर करने, क्योंकि मेरे प्रिपेयर्ड नहीं है। तो आपका जो यूपीएससी वाला प्लान चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जिन कंपोनेंट्स पे आपको फोकस करना चाहिए, जो एपीएफसी एग्जाम का पार्ट नहीं है, वहां पर आपको मैक्सिमम टाइम एलोकेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं है और अगले साल मुझे मेंस देने का पूरा जो है मन है कि भाई प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस देना ही देना है, तो ऑप्शनल प्रिपेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने दिन का मैक्सिमम टाइम ऑप्शनल को कवर करने में लगाऊंगा। फिर ऑप्शनल के बाद जीएस4 उठा लूंगा, फिर मैं इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट। तो दिसंबर तक मैं इन कंपोनेंट्स को अलॉन्ग विद ऑप्शनल कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा प्लान उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो है कवर होगा। सेकंड शिफ्ट में क्या लगाऊंगा, उन कंपोनेंट्स के लिए जो एपीएफसी एग्जाम में भी आते हैं और यू एग्जाम में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, कल्चर, तो मैं हर दिन जो मैंने हिस्ट्री, कल्चर पढ़ा हुआ है, पॉलिटी पढ़ा हुआ है, साइंस पढ़ा हुआ है, एंड देन डेवलपमेंटल इश्यूज, इकोनॉमी पढ़ा हुआ है, क्वांट पढ़ा हुआ है, रीजनिंग पढ़ा हुआ है, उनको मैं 1 बाय 1 कवर करूंगा, ताकि जब मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मेरे सीएससी के लिए भी वो कंपोनेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं और मैं एपीएफसी और एग्जाम के लिए भी खुद को रेडी कर पा रहा हूं। एंड दोस्तों तीसरी शिफ्ट आपको 2 घंटे की पर डे निकालनी पड़ेगी, ताकि आप एपीएफसी और एग्जाम में जो यूनिक कंपोनेंट आते हैं, जो आप सीएससी की प्रिपरेशन में नहीं कवर कर रहे हैं, उनको आप कवर कर पाए। और ये शिफ्ट आपको सिर्फ 4 महीने के लिए निकालनी है, क्योंकि अगर आपने 4 महीने 2 घंटे डिवोट कर दिए तो फिर आप एग्जाम रेडी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहली शिफ्ट आपके यूपीएससी के प्लान के लिए, जहां पर आप यूपीएससी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को टाइम देंगे, आप 3 से 4 घंटे यहाँ पर डिवोट करिए। एक शिफ्ट जहां पर आप यूपीएससी और एपीएफसी में जो कॉमन कंपोनेंट्स उनको 1 बाय 1 रिवाइज करेंगे, और तीसरी शिफ्ट जो यूनिकली एपीएफसी और यू एग्जाम के कंपोनेंट्स के लिए आप डिवोट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, जो पहली 2 शिफ्ट थी वहां पर आप अपने हिसाब से प्रोसीड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा पॉलिटी वीक होता तो मैं पॉलिटी को रिवाइज करता सेकंड शिफ्ट में, अगर मेरा हिस्ट्री वीक होता मैं हिस्ट्री को रिवाइज करता। तो यहाँ पे वो चीजें आपको एक बार चेक करनी पड़ेंगी। एंड दोस्तों एक और बात कि आपको तैयारी स्टार्ट करने से पहले एक बार 2015, 2023 एंड 2025 के एपीएफसी एग्जाम के पीवाईक्यूज एंड 2017, 2021, 2023 के ईओ एग्जाम के पीवाईक्यूज को चेक कर लेना चाहिए, ताकि आप एक आइडिया लगा सके कि भाई इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है और अपनी स्ट्रेटेजी को और बेटर बना पाए।
अब दोस्तों बात करते हैं उन कंपोनेंट्स की जो आपको 2 घंटे की शिफ्ट में स्पेशली प्रिपेयर करने हैं फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, जो आपकी करंट सीएससी प्रिपरेशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, तो ये सब कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैंने इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में जो है सेट कर दिया कि पहले आपको कौन सा कंपोनेंट पिक करना चाहिए, फिर आपको कौन सा कंपोनेंट पिक करना चाहिए। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अकाउंटेंसी, और वहां पे हमें डाउट आता है कि भाई सर हम तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, इसको कैसे कवर करें। तो अकाउंटेंसी को अगर आप क्लास 11-12 के लेवल तक कवर कर लेते हैं फ्रॉम सम स्टैंडर्ड सोर्सेज, तो आप इस कंपोनेंट की एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टफ पेपर नहीं आता है, बहुत वाइड पेपर नहीं आता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो लगभग 35 दिन अगर आप उन 20 के आसपास टॉपिक्स पे डिवोट कर देते हैं, तो आप यहाँ पर 10 क्वेश्चन में से खुद को 8+ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी कर सकते हैं, क्योंकि स्कोरिंग पोटेंशियल यहाँ पर काफी अच्छा है। जिस बच्चे ने अकाउंट्स पढ़ लिया है, लिमिटेड भले ही पढ़ा है, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल हो जाता है। अगर मैं आईआर एंड लेबर लॉ की बात करूं, तो दिस इज दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि यहां से अगर आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यहां से भी आपको 8 to 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहां पर आपका टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां पर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी प्रिपेयर करने हैं, जो आपको पॉलिटी से ओवरलैप देखने को मिलेगा, हिस्ट्री से भी ओवरलैप देखने को मिलेगा कुछ टॉपिक्स में, और फिर आपको लेबर कोड्स और फिर आपको लेबर लॉस प्रिपेयर करने हैं। तो ये बड़ा टाइम जो है आपका खाएगा, बट 35 दिन 2 घंटे इज गुड इनफ। फिर दोस्तों आपको लगभग 18 दिन देने हैं सोशल सिक्योरिटी पे, क्योंकि यहाँ पर 5 चैप्टर और कुछ स्कीम्स कवर करनी होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम में 8 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन कंप्यूटर एंड स्टैटिस्टिक्स, अगेन थोड़े जो है स्टेट वाला एरिया तो कम इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको 14 के आसपास दिन डिवोट करने पड़ेंगे। एंड लास्ट में आपको पिक करना पड़ेगा ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पे 3+2 क्वेश्चन, ऑडिटिंग से 3 और इंश्योरेंस से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 15 दिन अगर आप दे देंगे, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगले 120 दिन में आप खुद को एपीएफसी एग्जाम रेडी कर सकते हैं, अलॉन्ग विद यूपीएससी सीएससी एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है। अब दोस्तों इसका डे वाइज स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हमें हर दिन प्रिपेयर करने चाहिए, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे अकाउंटेंसी है, मैंने बोला कि आपको 1 से 35 दिन तक इसको प्रिपेयर करना है। अकाउंटेंसी के लिए आप क्लास 11 एंड 12 की एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, फिर आप डीके गोयल की एक बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इन टॉपिक्स को, जैसे आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 है, इनको पर्टिकुलर डेज में पढ़ना है। और दोस्तों सिर्फ पढ़ना नहीं है, देखो आप यूपीएससी के खिलाड़ी हो, आप जानते हो कि यूपीएससी में सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होती है, रिवाइज भी करना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप जो भी उस पर्टिकुलर डे पर पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करने के बाद उसी दिन आप क्विज दें, ताकि आप अपनी जो स्टेटस है कि मुझे समझ आया नहीं आया, उसको चेक करते चलें। तो इस तरीके से पर डे एक टॉपिक पढ़ना, उसका क्विज देना, और हर एक हफ्ते बाद आपने जो 7 दिन में पढ़ा या फिर जो उससे पहले ड्यूरेशन में पढ़ा है, उसको रिवाइज करना। दिस शुड बी योर प्लान। तो इस तरीके से अकाउंटेंसी आप अगले 35 दिनों में कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास टॉपिक की लिस्ट आ गई, और किस टॉपिक को किस दिन करना है, कितने दिन डिवोट करना है, वो आपको पता लग गया। जैसे रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 बड़ा टॉपिक है, तो आपको लगभग 4 दिन लगेंगे, 4 5 6 7। बिल ऑफ एक्सचेंज अगेन बड़ा टॉपिक, आपको 4 दिन लगेंगे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आपको 3 दिन लगेंगे। तो आपको पर डे का प्लान मिल गया, और इस प्लान के थ्रू आप अपनी अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश कर पाएंगे कि हाँ यार, अब मेरे पास प्लान है, तो मैं इस प्लान को डेडिकेटेडली फॉलो करता हूं। और आप चेक भी कर पाएंगे कि भाई आप ऑन ट्रैक हैं या नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये टॉपिक है, यहाँ तक जो टॉपिक है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यहाँ से आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट ये वाले पोर्शन भी आप अगर प्रिपेयर कर लें, तो आप अकाउंटेंसी में अपना जो स्कोर है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगर आईआर एंड लेबर लॉ की बात करें, तो आईआर एंड लेबर लॉ में आप लोगों को 35 दिन डिवोट करने हैं, जहां पर आईआर वाला सेक्शन भी है। हमारी अप्रोच सेम ही रहेगी कि हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसका क्विज पक्का देंगे, क्योंकि क्विज के बिना हमें आइडिया नहीं लगने वाला कि हम समझ पा रहे हैं चीजों को या नहीं समझ पा रहे हैं। आप अगेन ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर वेलफेयर, वेजेस, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, आप इन टॉपिक्स को 1 बाय 1 प्रिपेयर करेंगे। फिर आप एक्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे मैंने 6 मेजर एक्ट आपको बोले पढ़ने के लिए, क्योंकि इस बार लेबर लॉस में 12 लेबर लॉस कवर करने की जरूरत नहीं है, आपको 6 मेजर एक्ट कवर करने हैं जो पुराने हैं। वैसे तो लेबर कोड्स आर मोर इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना है, बट इन लेबर कोड्स के साथ साथ आपको इन 6 एक्ट्स को भी कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम हर कंपोनेंट को प्रिपेयर करते चलेंगे। हमारे पास डे 71 से 88 कुछ स्कीम्स हमें कवर करनी है, जो हमने ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम में पढ़ रखी है, हमें उनको रिवाइज करना है, लाइक अटल पेंशन योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल जो है बीमा योजना। तो इस तरीके से जो आपके एक्ट्स हैं 5, और जो आपकी स्कीम्स हैं वो आप कवर करेंगे 71 से 88। देन आपको 89 से 102 कंप्यूटर और स्टैट कवर करना है। इनके भी मैंने टॉपिक्स और आपको जो है डेज मेंशन करके दे दिए हैं। तो इस प्लान के थ्रू आप अपने एपीएफसी और एग्जाम की प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं विद योर करंट सीएससी एग्जाम प्रिपरेशन।
ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं सोर्स बताना चाहूँ तो मैंने आपको डी के गोयल बुक बोली है फॉर अकाउंटेंसी। अगर मैं आयर एंड लेबर लॉ की बात करूँ तो आपको जो एक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को आयर एंड लेबर लॉ की वेबसाइट पे आके एक्ट एंड रूल वाले सेक्शन पे क्लिक करके ये एक्ट्स मिल जाएंगे। इसके अगर मैं बात करूँ सोशल सिक्योरिटी की, तो स्कीम्स आप करंट अफेयर के डॉक्यूमेंट्स जो आप पढ़ रहे हैं उनसे जो है कवर कर सकते हैं, और एक्ट अगेन आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और अगर बात करें कंप्यूटर की, तो उसके लिए आप अहिंद पब्लिकेशन की एक बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की, उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑडिटिंग के लिए एक टी.एन. शर्मा की बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इंश्योरेंस के लिए IRDI की एक ई बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बुक्स नहीं हमें कोर्स के थ्रू पढ़ लें, तो हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। मैं आपको इस कोर्स के बारे में दिखा देता हूँ। यह स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स हमने स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट के हिसाब से डिजाइन किया, क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने आयर एंड लेबर लॉ, सॉरी आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ है, आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, आपने कल्चर पढ़ा हुआ है, आपने साइंस, इकोनॉमिक, क्वांट, रीजनिंग पढ़ा हुआ है, तो उनके आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे केवल। लेकिन जो कंपोनेंट्स आपने वहां पर नहीं पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने आयर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर, ये नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पर उनका आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा। करंट अफेयर की मैगजीन अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम की बेटर है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, बट अगर आप इसको भी पढ़ना चाहते हो, यहाँ पर भी आपको करंट अफेयर कंप्लीट दे रहे हैं। प्लस यहाँ पर आपके पास फुल लेंथ टेस्ट होंगे 10, आपके पास जो है वीकली मेंटर टॉक सेशन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको हर हफ्ते 3 बजे जुड़ के आपकी जो है वेडनेसडे को क्वेरीज लेके रिजॉल्व करूंगा, और ये कोर्स आपको एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप इसको कवर करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, दिस कैन बी अ गुड सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोर्स को अगर आपने परचेज करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप EP50 कूपन कोड यूज करके 50% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और आपको 9600 की जगह कोर्स 4800 का पड़ेगा। तो दिस कैन बी अ सॉल्यूशन। इसकी अगर आप इसमें एनरोल करते हैं, आपको कोई और बुक्स वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप इस कोर्स पे रिलाई कर सकते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग दी 120 डेज स्टडी प्लान, जो आप लोग फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे इस कोर्स से पहले एक ट्रायल लेना चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स में आके एक ट्रायल ले सकते हैं, फिर आप इस कोर्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।